मीरू, फिफ्थ बुक ऑफ द ईयर डन। मैंने लखनऊ एयरपोर्ट पे ख़रीदी थी किताब, और कुछ टाइम नहीं था, मतलब उस समय जो किताब पकड़े थे वो ख़त्म कर दी थी, फिलिप के डिक की मैन इन द हाई कैसल। तो मुझे लगा क्या करें, तो वहीं पे जो बुक शॉप्स होती हैं वहीं पे मैंने ये मीरू ख़रीद ली थी। और ये इकलौती वहाँ पे साइंस फिक्शन की बुक रखी थी। इसकी ख़ास बात मुझे ये लगी कि ये एस.बी. दिव्या फ़ीमेल राइटर हैं ये। मुझे लगा यार पहली बार एक साइंस फिक्शन पढ़ेंगे एक फ़ीमेल ऑथर के द्वारा लिखा हुआ, तो काफ़ी एंटाइसिंग लगा मुझे आकर्षित किया इस बात ने कि ये मैं एक फ़ीमेल ऑथर की बुक पढ़ रहा हूँ। ये हैं एस.बी. दिव्या। और पहले कुछ बता देते साइंस फिक्शन होता क्या, तो मुझे इस किताब को समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए, साइंस फिक्शन फ्यूचर कैसा होगा और उस फ्यूचर को लेकर कहानी लिखी जाती है। सीधी सी भाषा में ये है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उसको सोच के समाज कैसा होगा, उस समाज के नियम क्या होंगे, तो ये है। तो तीन हिस्से होते हैं एक साइंस फिक्शन की किताब के। पहला, उस समय की टेक्नोलॉजी क्या है, उस समय के लोग कौन कौन हैं, क्योंकि अधिकतर साइंस फिक्शन में सिर्फ इंसान नहीं होते हैं, हमेशा कोई एक दूसरा तीसरा या अनगिनत कॉन्शियस बीइंग, जिनके मस्तिष्क विकसित मस्तिष्क वाले लोग वो ज़रूर मिलेंगे आपको। एनवायरनमेंट बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका, आपका आसपास का कैसा है। फ्यूचर में स्पेस और ये सब चीज़ें ज़रूर होती हैं, स्पेस फेयरिंग होता है, अंतरिक्ष में घूमना और वहाँ जाके एक्सप्लोरेशन करना, ये सब चीज़ें। और फिर जो दूसरा आखिरी पार्ट होता है जिसमें जो इंसानी भाग है, उसका मानव वाला भाग है, जिसमें मानव संवेदनाएं हैं, मानव विचार हैं, मानव रिश्तों में जो टकराव होता है, या कहानी का अपना जो थ्रिल है, अपना जो रोमांच है, वो उसका पार्ट होता है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो 3 भागों में अगर इसमें बांटूं, तो जिन लोगों ने ड्यून पढ़ी है, ड्यून एक साइंस फिक्शन बुक है, उनको कहीं ना कहीं मीरू वैसी दिखेगी, क्योंकि मीरू की जो व्यवस्था आगे की है, फ्यूचर की जो दुनिया बताई गई है, वो ड्यून से कुछ मिलती है, सारी नहीं, आइडिया जो है वो मिलता है। कैसा बताया है दिव्या जी ने कि कई साल बीत चुके हैं, 300-400 साल शायद बीत चुके हैं, ज़्यादा ही बीत चुके होंगे, मतलब मैं कहूँगा कि 20-25 जनरेशन बीत चुकी हैं, ज़्यादा हो गए होंगे। सब कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इस यूनिवर्स में, इस रियलिटी में अचीव किया गया। सब कुछ इंसान, पहले तो दिखाया गया है कि इंसानों ने इतना ज़्यादा गंद फैला दिया धरती और मार्स तक पे कि बिल्कुल मरने की हालत आ गई हम लोगों की, और हम लोग जैसे तैसे ज़िंदा बचे। फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके गाइडेड नेचुरल सिलेक्शन, गाइडेड जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इंसानों को इतना बदल दिया गया कि इंसान और मेटल मिक्स होके एक नए तरीके का जीव बना, जिसको इस किताब में एलॉय कहा गया है। और एलॉय बच्चों की तरह वूम में पैदा होते हैं, और वूम कोई फीमेल के अंदर नहीं होता, वो वूम होते हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट्स, मतलब मशीन टाइप की होती हैं, जो कि जिनके अंदर ये पैदा किए जा सकते हैं, और वो इंजीनियर किए जाते हैं लोग, और वो पूरी तौर पे उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो सोचते हैं। इनफैक्ट इस व्यवस्था में इनके जो यूनिवर्स है, इनका जो रियलिटी है, उसमें तो उसमें तो वही राज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सोल, मतलब सोलर सिस्टम की गवर्नमेंट जो है, उसमें मेन एलॉय ही हैं, एलॉय ही सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलॉय जेनेटिकली स्पेस फेयरिंग भी हैं, वो स्पेस में भी जा सकते हैं, वो फ्लाइट भी कर सकते हैं, और वो उन्होंने तो अपने अंदर इतनी मतलब ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन ले आए हैं कि वो इतने 50-50 फीट के एलॉय होंगे, पायलट्स होंगे, और फिर कुछ और होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे, कुछ अलग अलग जीवों के, जैसे एक जीव मिक्स करके बनाया गया है जिसमें उल्लू की आंखें होंगी और पंख होगा उल्लू का, हाथी का शरीर हो सकता है, या बेलूगा वेल जैसा शरीर हो सकता है, और उसके पंख होंगे वो। और सबसे बड़ी बात, एलॉयज़ को खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सूरज से अपनी ऊर्जा सीधे सीधे ले सकते हैं। तो वो राज कर रहे हैं, उनकी है, और वो राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसानों ने धरती और मंगल को इतना बर्बाद कर दिया, इतना ज़्यादा उसे रहने लायक नहीं छोड़ा,
कि फिर इंसान खुद ही पीछे हट गए और एलॉयज़ ने कहा कि देखो हम संभालते हैं, हम तुम्हारे लिए सब करेंगे और तुम लोग अब अपनी ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे धरती तक रखो। अब इंसान इस यूनिवर्स में इंसान बाहर नहीं जाता है, यूनिवर्स में नहीं जाता, वो धरती पे ही रहता है और यहाँ पे भी उन्हीं जगहों पे रहता है जहाँ पे वो बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए ज़्यादा या इन्वायरमेंट से, प्रकृति से कुछ ज़्यादा खींचे हुए आप रह सको, ऐसी जगहों पे रहता है। तो इंसानों ने खुद ही चुन लिया, 10, 15, 20 बार की जनरेशन्स में आते आते इस तरीके की क्वालिटीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग कर करके हटा दी गई, एम्बिशन ख़त्म कर दिया गया, ग्रीड ख़त्म कर दी गई। तो इंसान अब मोस्टली जो है वो धरती पे रहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत खाना वाना उगाते हैं, कला पे ध्यान देते हैं और कला की तरफ ज़्यादा रुचि दिखाई गई। जो इसमें इंसान है वो कलात्मक हो गए हैं। तीसरे इसमें जो कॉन्शियस स्पीशीज़ है वो है कॉन्स्ट्रक्ट्स। कॉन्स्ट्रक्ट्स कहने को AI इनेबल्ड मशीन्स हैं। कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाई जाती हैं, लेकिन कॉन्स्ट्रक्ट्स अब सेल्फ मतलब सेल्फ अवेयर हो गए हैं। वो मशीन जो सेल्फ अवेयर है, वो अपने आप को अपना अलग अस्तित्व मानती हैं और उनको कंस्ट्रक्ट्स को आप मशीन नहीं कह सकती। ये लोग मशीन नहीं कहा, इन्होंने कंस्ट्रक्ट बोला है। मतलब उनके कानूनी अधिकार हैं कि वो अलग हैं। कंस्ट्रक्ट से अगर कोई काम करवाना है तो उसकी इच्छा पे होता है कि वो कंस्ट्रक्ट वो काम करेगा या नहीं करेगा। कंस्ट्रक्ट शुरुआत में एलॉयज़ ने बनाए थे कि इंसानों को बिना ज़्यादा किसी धरती को या कहीं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए स्पेस में ले जाना और फिर इधर से उधर करना, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट्स बनाए गए थे। फिर जब उनके अंदर वैसी बुद्धि विकसित हो गई जिसमें वो खुद अपने लिए सोच सकते हैं तो कंस्ट्रक्ट्स को फ्रीडम दे दी गई। तो अभी भी कंस्ट्रक्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन जब उनका दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाता है जिसमें वो पूरी तौर पे अपना डिसीजन ले लें और मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयर जब वो हो जाते हैं कंस्ट्रक्ट्स, तो उन्हें जो है वो फिर फ्री हैं। वो फिर वो अपने हिसाब, कुछ कंस्ट्रक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे सौर मंडल में घूमने चले गए, अलग अलग जगह, पता नहीं कहाँ लाइट ईयर्स में इधर उधर कहीं घूम रहे हैं। वहाँ पे उनका यही काम है, एक्सप्लोरेशन ही करते हैं, वो किसी के अधीन नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो इसमें 3 लोग दिखाए गए हैं जो कि सेल्फ अवेयर हैं, इंसान, एलॉयज़ और कंस्ट्रक्ट। बाकी कोई एलियन स्पीशीज़ नहीं है जैसे बाकी में होता है कि भाई दूसरे ग्रह से कोई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मीरू है, मीरू एक प्लैनेट है जो कि काफ़ी कुछ धरती से मिलता जुलता है, लेकिन अभी इस प्लैनेट पर सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ है, जैसे बैक्टीरियल लाइफ ही आई है और इस पे प्लांट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कहानी इस बात पे पूरी घूमती है कि मीरू जो प्लैनेट है उस पर कुछ ह्यूमन सेटल होना चाहते हैं। एक लड़की है इसमें जो प्रोटैगनिस्ट भी है, इसकी अभिनेत्री या हीरोइन जो मैं कहूँगा, लीड कैरेक्टर जो है वो जयंती। वो लड़की जो है उसके सपने होते हैं कि वो क्यों धरती पर है, वो चाहती है बाहर घूमना चाहती है, लेकिन चूंकि आप अपने आप तो जा ही नहीं सकते हो और ट्रैवल जब तक खुद नहीं कर सकते हो तब तक इस यूनिवर्स में ट्रैवल मना है। आप पैदल जितनी दूर जा सकते हैं जाइए, बाकी आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो वहीं पूरी कर दी जाएंगी। तो इसमें फिर आप एक एलॉय है हमज़ा, वो आती है, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। वो उसको कहती है कि भाई एक ऐसा प्लैनेट मिला है मीरू, और हमज़ा जो है वो एक्चुअली में ये चाहती है कि ह्यूमंस जो हैं, मानवों को भी, मनुष्यों को भी बाहर स्पेस में जाने की इजाज़त दी जाए और उसके लिए एलॉयज़ और कंस्ट्रक्ट्स मिल के ह्यूमंस को इधर से उधर पहुँचाएँ। ये उसकी बहुत बड़ी मतलब वो है, जिसे कहते हैं ना वोटिंग का, वो पार्लियामेंट की कोई कमेटी की मेंबर है तो वोटिंग उसमें वो वोट पास कराना चाहती है। जयंती जो है वो इतना ज़्यादा शिद्दत से, जयंती 20-21 साल की लड़की इसमें दिखाई गई है, तो बहुत शिद्दत से वहाँ जाना चाहती है। अब इसमें जो भावनात्मक कहानी है वो ये है कि जयंती और उसकी पायलट वहा, जो कि उसको जयंती को मीरू प्लैनेट तक ले जाएगी, वो उसमें उन दोनों में प्यार हो जाता है और जयंती वहाँ जाके, अच्छा जयंती की एक बीमारी है जो कि जानबूझ के, उसमें सिकल सेल अमोनिया बीमारी है जयंती की, जो कि जानबूझ के रखी गई क्योंकि इस यूनिवर्स में ये लोग बिलीव करते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन होना अच्छी बात है और जब भी नया एक बच्चा पैदा किया जाता है तो उसकी जेनेटिक वेरिएशन कैलकुलेट करके जितनी वेरीड हो सकती हैं, जितना ज़्यादा मतलब डिफरेंट हो सकती है उतनी रखी जाती है। इस तरीके से ये अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं इस यूनिवर्स में, इस वाले में, मेरू के यूनिवर्स में। तो जयंती जो है वहाँ पायलट लेके जाता है। अच्छा पायलट्स इसमें बहुत बड़े 100 फीट के पायलट होते हैं वो, और वो एलॉय पायलट्स हैं और उनके अंदर वो उनका मुंह जो होता है वो जैसे दरवाज़ों बराबर मुंह होता है उनका, उनके अंदर जाके उनके चेम्बर्स होते हैं। अच्छा एलॉय भी एक ज़माने में इंसानों ने ही बनाए थे,
ह्यूमन टिश्यू और फ्लैश और मेटल को मिक्स करके एक जीव तैयार किया गया था एलॉय। धीरे धीरे उनके कॉन्शियस आ गए, वो सेल्फ अवेयर हो गए, तो फिर धीरे धीरे अब वो अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर वो ओवर पावरिंग हो गए क्योंकि उनमें स्पेस फेयरिंग कैपेबिलिटी थी। वो पैदा ही ऐसे होते थे कि वो सूरज की रोशनी से जो है वो एनर्जी लें और पानी पिएं और बाकी बिस उसके बाद वो रॉकेट वाला थ्रस्ट भी है, विंग्स भी हैं, वो किसी भी ग्रेविटेशन उसमें जा सकते हैं, स्पेस में भी जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जयंती जो है उस पायलट, वहाँ जो पायलट है उसके साथ वहाँ जाती है और वहाँ पे इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि 100 फीट का एक पायलट और 5 फीट की 6 फीट की लड़की में प्यार कैसे हो सकता है। तो एलॉयज़ अपना एक इनकारनेशन बना सकते हैं, मतलब अपना एक मानव प्रतिरूप बना सकते हैं। तो वो अच्छा, सारे एलॉयज़ बाय द वे जो हैं वो सब निष्फल हैं, मतलब वो बच्चे नहीं कर सकते हैं, उनके जेनेटिक अंग होते भी नहीं हैं, बस उनके अंदर इमोशन होते हैं। लेकिन और उनके जो 2 एलॉय मिल के जब वो एग्री करते हैं कि हम आगे संतान बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टेड मशीन्स हैं जो कि दोनों से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेती हैं और एक आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी डेवलप हो रखी है इस यूनिवर्स में, जिसमें वो प्लेस किया जाता है और थोड़े दिनों में एक पायलट या एक एलॉय बन के निकल आता है। उसकी जैसी भी वो जीन्स चुनेंगे वैसा वो एलॉय बन जाता है। ये वहा और जयंती वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जयंती को वहाँ से प्यार हो जाता है, वहाँ को जयंती से प्यार हो जाता है। आई डोंट नो कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलो मेरी उम्र हो चुकी हो सकता है इसलिए मुझे ना समझ में आ रहा हो। अगर टीनेज में पढ़ी होती कभी तो ये समझ में आ जाता, लेकिन हो जाता है खैर। और जयंती ये डिसाइड करते हैं, अच्छा मीरू प्लेनेट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो जो इनकी सिकल सेल अमोनिया की जो डिजीज़ है वो एक्चुअल में इनको फेवर कर रही है वहाँ पे। तो ये जयंती का ये कहना है, गवर्नमेंट को जयंती ने ये दलील दी थी कि मैं जाऊंगी और मेरे बाद जो मेरे जैसे बच्चे वहाँ पैदा होंगे वो मीरू पे ज़्यादा आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेरी ही डिजीज़, मेरे ही जीन्स जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो है वहाँ के ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में सही काम करेंगे। अब वहाँ पे बच्चे को करने के लिए वहाँ के पास एक अपना वूम था जो वो लेके चलती थी, जिसमें वूम की और भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें, कि आप उसमें अपने अंग ठीक कर सकते हैं, आप उसमें घुस जाएँ तो उसमें आपकी चोटें ठीक हो जाएंगी, आप रीबर्थ ले सकते हो पूरा, आप अपने करंट शरीर को ख़त्म कर दो, एक नया शरीर मिल जाएगा। तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ इसमें, बहुत मस्त टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने एस.वी. देवया ने इसमें डाली हैं, मज़ा आया उसको पढ़ के। खैर कहानी पे वापस आते हैं। तो अब ये दोनों लोग प्यार हो जाता है, तो जयंती कहती है कि देखो मुझे तुम अपना वूम यूज़ करने दो, हम लोग यहाँ पे एक बच्चा बनाएंगे और उस बच्चे से हम ये प्रूव कर देंगे कि देखिए इंसानों को जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए मीरू पे। तो वहाँ मान जाती है, वहाँ अपना जेनेटिक मटेरियल देती है और ये भी अपना जेनेटिक मटेरियल देती है वूम में। और माइंडेड ये वूम में यूज़ नहीं करते हैं, ये जयंती अपने खुद के अंदर प्लांट करती हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए। तो जयंती कहती है कि एक बार मेरे अंदर ये आ गया चाइल्ड, तो उसके बाद ये लोग जो है मुझे गवर्नमेंट वाले ये नहीं कह सकते कि फिर आप जो है, मतलब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जाएगा तब। अब वो उनका लड़कपन कह लो, 20-21 साल की उम्र कह लो, लेकिन मुझे तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगी कि आप सिर्फ इसलिए एक जीव पैदा करना चाहते हो, क्योंकि अब जब मैं खुद फादर हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये खेल नहीं है, बच्चे को इतनी आसानी से इतना हंसी खेल में नहीं करना चाहिए, बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मे बी मेरी अब सेंसिबिलिटी बदल गई है, तो मैं ये सोचता हूँ अगर मैं पहले पढ़ता तो मैं ऐसा सोचता। खैर कहानी आधी, मतलब काफ़ी हद तक 60% कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे जयंती जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर वहाँ और उनमें लड़ाई। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के फेलियर, मीरू पे सेटलमेंट का जो फेलियर का जो है वो ये है कि अगर कंटेमिनेट हुआ मीरू हमारे मतलब ह्यूमन के उससे, हमारे किसी भी तरीके एक्शन से वो कंटेमिनेट हुआ, जैसे हमारी बैक्टीरिया हमने छोड़ दिया, तो प्रोजेक्ट फेलियर कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको लेकर पूरा कहानी है कि कैसे जयंती वहाँ प्रेग्नेंट होती हैं, कैसे उस प्लेनेट पे उनका कंटेमिनेशन से रुकता है, कैसे वहाँ जो है वो बीच में ऐसा होता है वहाँ का एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं, याददाश्त खो देती हैं, और काफ़ी देर इधर से उधर जंपिंग वंपिंग करते हुए। थ्रिल वैसा थ्रिल नहीं है जेम्स बॉन्ड या किसी और फिल्म स्टार वॉर्स टाइप का, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल का थ्रिल है जिसमें प्रेगनेंसी इन द सेंटर ऑफ द एक्शन। जयंती की प्रेगनेंसी ही सब कुछ है उसमें। अंत में आते आते ये होता है कि भाई जयंती जो है वो कोर्ट के सामने ले जाई जाती है। एक निविड है यहाँ पे, निविड इज कलेक्शन, इट्स अ ह्यूज ब्रेन, a space station, revolving sun, which is like the new god of this. Everybody हर किसी को निविड के ऊपर ही, बाय द निविड, हे जैसे भगवान के लिए नहीं, निविड के लिए बोलते हैं, निविड के लिए,
है ना। तो इस तरीके से लोग निविड को रखते हैं। उसमें अभी तक की सारी जानकारी जो मानवों ने इकट्ठी की है, एलॉयज ने इकट्ठी की है, सब उसके अंदर भरी होती है। तो उसको सबसे सब सर्वोपरि माना गया, सबसे पवित्र जगह है वो। तो निविड में इनका केस चलता है, वहाँ पे एक वकील वो भी है, एक अदालत भी है, वहाँ पे गवर्नमेंट की सीट भी है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जयंती ने बहुत गलत किया प्रेगनेंसी करके। मैं भी यही मानता हूँ तुमने गलत किया, इसे प्रेगनेंसी में नहीं घुसना चाहिए। तो खैर अब मैं पूरी कहानी तो नहीं बताना चाहूँगा इसमें, लेकिन मुझे थोड़ा प्रेगनेंसी वाला एंगल पता नहीं यार, क्या लड़कों वाली कहानी नहीं है। मतलब ठीक है प्रेगनेंट, अब मुझे स्टार वॉर, स्टार ट्रैक देखने के बाद अब ठीक है, अच्छा लगा कहानी के बाकी सारे एंगल मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन प्रेगनेंसी वाला एंगल थोड़ा हजम नहीं होता है। ठीक है चलो, बढ़िया लिखा गया, मज़ा आया पढ़ने में, बहुत अच्छा लगा। एस बी दिव्या ने और भी किताबें लिखी हैं, अगर मौका लगा तो कभी इनकी और भी किताबें पढ़ेंगे। काफ़ी यंग राइटर हैं यार, मैं तो देखता हूँ कि लोग लिख रहे हैं इस तरीके से बढ़िया बढ़िया कहानियाँ। ये पर्पल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पर्पल लाइट ज़्यादा रहती है, वहाँ का जो कुमुद, वहाँ का जो स्टार है मीरू का, वो पर्पल सी लाइट देता है, इसलिए पूरा एटमॉस्फेयर पर्पल दिखाई देता है। बाकी इसमें जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी बताई गई है। मतलब इंसान ऐसे बदल गए हैं, हमारे नियम ऐसे बदल गए हैं कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा, हम जितना ज़रूरी है उतना ही लेंगे पृथ्वी से या कहीं पे भी, हम उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। एलॉयज़ भी इसी को फॉलो करते हैं। मतलब ये तो ऐसा है, थंब रूल की तरह हो गया है कि हम भाई जितना, अगर एलॉयज़ टेक ऑफ करते हैं प्लैनेट के ऊपर से तो जो धूल उड़ती है उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं कि हमने आपको डिस्टर्ब किया। उनके लिए चाहे प्लैनेट ही सही, लेकिन उसमें भी एक जीवात्मा बसती, जैसे हम लोग हिंदुओं में मानते हैं कि हर किसी में जीव होता है, धरती माँ है, उसी तरीके से ये भी है। मतलब उसी तरीके से है कि भाई वो जब भी कुछ ऐसा करते हैं, जब वो लैंड करते हैं और उससे कुछ हलचल मचती तो उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं कि भाई मैंने गलती करी, पर मुझे ये ज़रूरी था करना। तो उस सेंस में मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। हाँ ये ज़रूर था कि मुझे प्रेगनेंसी वाला एंगल थोड़ा समझ नहीं आया कि यार क्या है प्रेगनेंसी के आसपास कैसे आप कहानी लिख सकते हो, पर भाई दिव्या जी ने लिखी है, चलिए। दूसरी चीज़ जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं इसमें मुझे बड़े फैसिनेट लगे। एआई मुझे वैसे भी फैसिनेट करती है कि यार एआई वाला चीज़ तो कॉन्स्ट्रक्टेड माइंड्स जो हैं जो कि अपने लिए खुद सोच सकें। अच्छा माइंडेड भाई कंस्ट्रक्ट है, उनको भी मेंटेनेंस रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग एज ए ट्रांजैक्शन ये काम करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो तुम एलॉय या मानव तुम मुझे ये दो बदले में। तो मानव उनके लिए उनका रिपेयर करवा देंगे, नट बोल्ट बना देंगे, उनके ये कर देंगे, और उसके बदले में कंस्ट्रक्ट उनके लिए कुछ और काम कर देगा। तो ये जो 3 लेवल की कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है हमारी धरती पे, वो आपस में दिखाया गया है कि किस तरीके से आज सामंजस्य बना के चल रहे हैं, कोई हिंसा नहीं करता है। अब जैसे आज के ज़माने में मानव को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मानव का दिमाग ठीक है, बहुत से समझदार जीव हैं, लेकिन मानव जैसा कोई नहीं। अगर मानव जैसा कोई और जीव होता धरती पे तो क्या हम लोग ऐसे ही रहते? क्या हमारी लड़ाई ना होती उनसे? क्या हम लोग हर समय उनसे लड़ते ना रहते? इस किताब में तो 3 अलग विकसित दिमाग बिल्कुल पीसफुली, शांतिपूर्वक अपने साथ रह रहे हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं। तो कहानी बहुत मज़ेदार लगी, बस मुझे प्रेगनेंसी वाला हैंगल थोड़ा हजम नहीं हुआ, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था पढ़ने में कि ठीक है ओके मतलब बट चलिए ठीक है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए किताब, उनको पसंद आएगी। और ठीक है, अच्छी लगी। अब मैं दूसरी किताब की तरफ देखूँगा और डिसाइड नहीं किया है क्या पढ़ा जाए। अगर नॉन फिक्शन हुआ तो ज़्यादा सही है, कुछ ज्ञान ही बढ़ जाएगा अपना, किसी और फील्ड का कुछ मेडिसिन का कुछ फैक्ट्स वगैरह का देखेंगे। नहीं मिला तो जो एक दिन बुक सर्फिंग पे निकला जाएगा, जो बढ़िया मिल जाएगी वो पढ़ लेंगे। या फिर अगर आप लोग हिस्ट्री की कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं तो वो बता दीजिएगा, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगा। और बस इसी के साथ रिव्यू ख़त्म होता है। मीरू पढ़िए, बिल्कुल 2023 में पब्लिश हुई है, मतलब अभी की, तो आप ख़रीद के पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब होगी, है ना। और कुछ पूछना हो नीचे पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कभी कभार डालते रहते हैं पोस्ट, तो क्या पता कुछ आपको फ़ायदा ही मिले हमारी बातों का। ओके जी।